हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो हमने कल थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लिया था, फिर भी आज हम दोबारा से रिवाइज करेंगे कि क्या है सेल साइकिल। कोई भी सेल जो है वो क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड होती है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। क्या होती है, सिंगल सेल से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है और एक वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। तो एक सिंगल लाइफ जो एक सिंगल सेल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे बनी, आ रही बात समझ में? कैसे बनी? वो ऐसे बनी कि वो उसने डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड किया। हमने जब सेल के बारे में पढ़ा था तो एक साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा था कि रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया था कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि सेल जो है कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है जैसे घर में बंटवारा होता है, कंप्लीट बराबर बंटवारा होता है, वैसे ही सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। इक्वल मैनर में डिवीजन होता है। आ रही बात समझ में? इक्वल मैनर में डिवीजन होता है और ऐसे एक सेल से दो सेल, दो, फिर अगेन 4 सेल में 4 से 8 और 16 एंड सो ऑन। इस तरह से सेल का क्या होता है, डिवीजन होता जाता है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। नाउ ये जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन होने के बाद सेल क्या करती है, ग्रो करती है। क्या करती है? ग्रो करती है खुद के लिए और नेक्स्ट डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। क्या करती है? खुद को प्रिपेयर करती है सेल। ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल बनी, न्यू सेल बनी, वो खुद ग्रो भी कर रही है, खुद को नेक्स्ट डिवीजन के लिए क्या कर रही है, प्रिपेयर भी कर रही है। तो और फिर अल्टीमेटली हम इसे क्या कह रहे हैं, ये एक पूरा साइकिल है। क्या है? पूरा साइकिल है कि इसमें वो क्या करती है, पहले तो डिवाइड होती है, देन ग्रो करती है, देन अगेन वो क्या करती है, डिवाइड होती है। क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, ग्रो हो रही है, अगेन डिवाइड हो रही है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं सेल साइकिल। क्या कह रहे हैं हम इसे? सेल का एक साइकिल है। जैसे हम भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, अगेन रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करने के बाद अगेन वो भी बड़े होते हैं एंड देन रिप्रोड्यूस करते हैं। आ रही बात समझ में? नाउ इसी तरह से सेल भी क्या कर रहा है, अपने आप का नंबर काउंट बढ़ा रहा है। आ रही है? तो और अगर सेल डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है द ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग ग्रो, अपने आप को ग्रो कर रहा है। सेल का साइज मतलब उस ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम सिंपली सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे तो सेल डिवाइड होती है और कैसे ग्रो कर रही है। ग्रो तो कैसे कर रही है वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि डिवाइड हो रही है, खुद को ग्रो कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है फॉर द डिवीजन। ठीक है। और ये साइकिल, ये जो सेल साइकिल है, ये जनरली क्या होता है, ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है। कैसा होता है? कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है। और बेसिकली उसमें भी सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड कौन होता है? माइटोसिस। यानी कि सेल डिवाइड जो होती है, सेल का जब डिवीजन होता है तो वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है बाय द जीन्स, कंट्रोल्ड बाय जीन्स। यानी कि यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि सेल को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि कब उसे डिवाइड होना है। डिवाइड होने से पहले सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो सब कुछ हम देख लेते हैं कि सब्जी पड़ी है, मसाला पड़ा है, तेल है कि नहीं है, तो हम सारी चीज़ें चेक करते हैं ना। तो उसी तरह से सेल भी क्या करता है, डिवाइड होने से पहले खुद को क्रॉस चेक करता है। और वो जो क्रॉस चेक वाला काम होता है जनरली क्या होता है, जीन्स के द्वारा होता है, जीन्स के थ्रू होता है। एंड दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि जो सेल साइकिल है ये किससे कंट्रोल होती है, बाय द जीन्स। ठीक है। और बहुत ही कंट्रोल्ड वे के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है। अब जैसे अगर सेल साइकिल के ड्यूरेशन की बात करें, क्या करें, ड्यूरेशन की बात करें,
तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का लैब के अंदर हमने उसे इलस्ट्रेट करके देखा, उसे हमने करके देखा लैब के अंदर ह्यूमन की सेल्स को डिवाइड करके देखा, तो देखा गया कि ह्यूमन सेल डिवाइड हो रही है वंस इन अ 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स में वंस इन अ डिवाइड हो रही है, डिवाइड्स वंस इन अ 24 आवर, यानी कि पूरे 24 घंटे के अंदर एक बार डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, एक बार डिवाइड हो रही है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेल साइकिल जो है कितने घंटे का हो गया, 24 आवर्स का हो गया। जो ह्यूमंस के अंदर हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल का टाइमिंग ड्यूरेशन क्या हो गया, 24 आवर्स का उसका सेल साइकिल हो गया। ठीक है, जिसमें से वो कुछ टाइम तो डिवाइड होने में लगाएगा, बाकी का सारा टाइम क्या करेगा, प्रिपरेशन में लगाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ पीरियड भी हम कह सकते हैं, और जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि वो क्या हो जाएगा, जिसे हम इंटरफेज भी कहते हैं। ठीक है ना, कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये क्या है, ईस्ट एक यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर कितना टाइम लगता है पूरा एक साइकिल डिवाइड होने में, इसे लगता है 90 मिनट्स लगते हैं। बैक्टीरिया में हमने कहा था 20 मिनट्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 20 मिनट्स। फर्स्ट जो डिवीजन होता है बैक्टीरिया के अंदर वो 40 मिनट्स का होता है। जब हम रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि आप लोग जब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो वैसे बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है तो वो 40 मिनट्स में डिवाइड होता है, लेकिन सेकेंड जो डिवीजन होता है वो 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पर यही लिखेंगे 20 मिनट्स का। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ड्यूरेशन है सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिनेरियो होता है, एज वेल एज एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइम पे डिवाइड होती हैं, क्योंकि उनका फंक्शन अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और उनकी लोकेशन भी अलग होती है। ठीक है ना, तो उनका काम भी अलग है। फंक्शन, अगर फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों ही अलग है तो वो डिवाइड भी डिफरेंटली होगी, उसका टाइम ड्यूरेशन भी डिफरेंट होगा। अब कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे कि न्यूरॉन सेल। कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो सेल डिवाइड नहीं होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे। न्यूरॉन वो क्या नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के फेजेस पढ़ेंगे। अब हम अल्टीमेटली क्या पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल के फेजेस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेल साइकिल को बताने वाले कौन थे, साइंटिस्ट। सेल साइकिल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्ट्रॉसबर्गर। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, ये लिखा हुआ होगा तुम्हारी बुक्स में, या नोट्स में। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था। और जो माइटोसिस नेम है, माइटोसिस टर्म कॉइंड बाय फ्लेमिंग। कॉइंड बाय फ्लेमिंग। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल के फेजेस पढ़ेंगे कि सेल साइकिल कितने फेज के अंदर डिवाइड है। हम कह रहे हैं सेल साइकिल जो है उसको हमने 2 ब्रॉड फेजेस के अंदर, 2 स्टेजेस के अंदर हमने उसे डिवाइड किया है। द फर्स्ट स्टेज इज इंटरफेज। फर्स्ट फेज क्या है, इंटरफेज, एंड द सेकेंड फेज इज एम फेज। आ रही है बात समझ में, एम फेज। इंटरफेज को हमने अगेन क्या किया है, इंटरफेस को हमने अगेन 3 स्टेजेस के अंदर उसे डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज G1 फेज, देन S फेज एंड देन G2 फेज।
और उधर एम फेज को हम क्या कहते हैं? एम फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज कहते हैं। और इसे भी हमने 2 स्टेजेस में, यानी कि सेल डिवीजन कहाँ होता है? एम फेज के अंदर सेल डिवीजन होता है। और इसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। क्या है? साइटोकाइनेसिस है। ठीक है। सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करते हैं कि इंटरफेस क्या है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन। इंटरफेस जो है, जैसे हमने कहा था, मैंने अभी लिखा था डिवीजन, ग्रोथ एंड अगेन डिवाइड हो रही है सेल, तो 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच की जो फेज होती है उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरफेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंटरफेस। यानी कि 2 डिवीजन के बीच में जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है, उसको हम, उस फेज को हम क्या कह रहे हैं? इंटरफेस कह रहे हैं। बेसिकली ये इंटरफेस वो फेज है जिसमें ये अपने लिए प्रिपरेशन करता है फर्दर डिवीजन के लिए, एज वेल एज खुद को ग्रो भी करती है सेल। ठीक है। सो यहाँ पर इंटरफेस क्या है? इंटरफेस यानी कि 2 डिवीजन के बीच में, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? इंटरफेस कह रहे हैं। द इंटरफेस लास्ट मोर देन द 95। जनरली पूरी लाइफ सेल साइकिल का 95% जो होता है वो क्या होता है? 95% ऑफ सेल साइकिल इस इंटरफेस। यानी कि 24 आवर्स में अगर हम कहें कि एक साइकिल अगर 24 आवर की है तो उसके अंदर 23 आवर्स जो होंगे वो किसके होंगे? इंटरफेस के होंगे। और 1 आवर किसके लिए होगा? एम फेज के लिए होता है। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? जनरली इंटरफेस सबसे लंबी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड होता है एक सेल का, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम वो यहाँ बिताती है, ग्रो करने में टाइम बिताती है। एंड देन जो सबसे कम टाइम पीरियड होता है 1-2 घंटे का, वो जनरली क्या होता है? एम फेज होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एम फेज, इंटरफेज के अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज के बारे में। देखते हैं कि G1 फेज क्या है। G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, गैप 1 फेज भी कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम और क्या कह सकते हैं कि सिंथेसिस से पहले वाला फेज है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? प्री सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। अब देखो G1 फेज है, यानी कि हर सेल डिवाइड होने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगी? G1 फेज में एंटर करेगी। तो हम इसे कह सकते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। कह सकते हैं कि नहीं? पोस्ट माइटोटिक फेज भी हम इसे कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर एग्जाम में चाहे कोई भी टर्म आ जाए तो आप समझ जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट कि एवरी सेल जब डिवाइड होती है तो सबसे पहले वो कहाँ एंटर करेगी? G1 फेज में एंटर करती है। ठीक है ना। फर्स्ट गैप फेज जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल जो होती है यहाँ पर G1 फेज में मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर कंटिन्यू होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर हम क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो सिंथेसिस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है कलेक्टिव, इसको हम कलेक्टिवली क्या इसको कह रहे हैं? ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस।
इसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, क्योंकि किसी सेल के अंदर सिंथेसिस भी हो रहा होता है तो ब्रेक डाउन भी हो रहा होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये, क्योंकि ये ग्रोथ फेज के अंदर है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जीवन फेज के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि एस फेज के अंदर हम जानते हैं, हम कल बात कर चुके थे कि एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं उनका क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। एज वेल एज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, उनका भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। हमें एटीपी भी चाहिए, क्योंकि एटीपी क्या है, इट इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ एनी सेल। यहाँ पर एटीपी क्या है, करेंसी भी है। एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया था एटीपी भी चाहिए, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और सीटीपी, ये तीनों ही, चारों ही हमें क्या चाहिए होंगे, न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसके लिए कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होती हैं, वो भी सारे एंजाइम्स कब बनने चालू हो जाते हैं, जीवन फेज के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये 4 टाइप के क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जो कि किसी डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन नाइट्रोजन बेसिस के साथ क्या लगा हुआ रहता है, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए रहते हैं और एक शुगर भी होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन का मतलब होता है एडेनिन प्लस शुगर। अगर नहीं याद रहे तो लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन। और एडिनोसिन का मतलब क्या है, एडिनोसिन का मतलब क्या है, एडेनिन प्लस शुगर, और शुगर कौन सी है, राइबोस शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पर शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये दोनों और फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, एडेनिन होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और 3 फॉस्फेट होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। आ रही है बात समझ में। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन का मतलब है एडेनिन एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एक मॉलिक्यूल क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऐसे ही थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जीवन फेज के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड होना बंद कर देती हैं। क्या होती हैं, डिवाइड होना बंद कर देती हैं और वो क्या करती हैं, जीवन से एग्जिट कर जाती हैं। जीवन से कोई सेल अगर एग्जिट कर जाए तो वो किस स्टेज में चली जाती है, G0 स्टेज में चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं। ये G0 स्टेज के अंदर मेटाबॉलिकली तो क्या है, वो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बट डिवीजन, देयर वुड बी नो डिवीजन इन सेल। सेल के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। तो जीवन स्टेज जीवन से एग्जिट कर जाती है और G0 स्टेज में चली जाती है, जो कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है बट उनके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में। कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। मैंने बताया था वो जनरली कौन सी होती हैं, न्यूरॉन, एक तो न्यूरॉन है और एक हार्ट सेल है, ये दोनों ही डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है, ये दोनों ही डिवाइड नहीं होती हैं।
सो अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस फेज। क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज अ सिंथेसिस फेज हम जिसे कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। अब मुझे कौन बताएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा? लोकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? जहाँ पर ऑलरेडी क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। तो जहाँ पर डीएनए, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो कहाँ पर होगा रेप्लिकेशन? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, इन न्यूक्लियस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बना है और ये परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। दिस इज द सेंट्रोसोम और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये सेंट्रियोल जो हैं वो परपेंडिकुलर फॉर्म में एक दूसरे पर अरेंज रहते हैं। आ रही है बात समझ में? अब ये सेंट्रोसोम क्या है? यहाँ पर इसका भी रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन जो है या डुप्लीकेशन आप कह सकते हो, रेप्लिकेशन और यू कैन से द डुप्लीकेशन इनिशिएट्स। स्टार्ट यहाँ पर होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट्स। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इन द सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? कंप्लीटली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन और किसी स्टेज में नहीं होता, ओनली द एस फेज के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज के सेल साइकिल के किस स्टेज में होता है? एस स्टेज के अंदर होता है। आ रही बात समझ में? एस फेज के अंदर और क्या हो रहा है? सेंट्रोसोम जो है वो रेप्लिकेशन इसका स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इनिशिएशन तो हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इनिशिएशन यहाँ पर हो चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो ये है कि यहाँ पर डीएनए का जो अमाउंट है, डीएनए अमाउंट जो है, अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो दैट मीन्स डीएनए अमाउंट विल बी डबल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट कैसा हो जाता है? डबल्ड हो जाता है। डीएनए का अमाउंट डबल कैसे? कि हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं 2C है। यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर डीएनए कैसा था? 2C था। यहाँ पर 2C से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। डबल हो गया ना, तो क्या हो गया? 4C अमाउंट। तो ये कहा जाएगा, पूछा भी जा सकता है कि 4C अमाउंट किस स्टेज में देखा जाता है सेल साइकिल की? सेल साइकिल की एस फेज के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो कैसा होता है? 4C होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है। और 4C क्यों किया गया है? क्योंकि हमें क्या करना है? सेल को डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा? इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगी? 2 नई सेल बनेंगी, 2 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी और उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर वुड बी सेम, यानी कि अपने पेरेंट से उसका क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए, पेरेंट की जैसे। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी कॉपी को पहले ही डुप्लीकेट कर लेता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर वुड बी सेम। अमाउंट तो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगेन यहां पर सेल क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। क्या है? इंटरफेस का मतलब ही है ग्रो करना, तो अगेन यहां पर कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रही है। सेल ग्रो कर रही है, दैट मीन्स सेल क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। और ग्रो का मतलब है कि उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स भी पड़े रहते हैं, सेंट्रियोल भी उसी में ही पड़ा रहता है। यहाँ पर सेंट्रियोल से याद आया कि सेंट्रियोल यानी कि जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये सेंट्रोसोम डिवाइड कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? सेंट्रोसोम कहाँ डिवाइड हो रहा है, इसकी लोकेशन बताओ। क्योंकि सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन बताओ सेल के अंदर। तुम लोग तो पढ़ चुके हो, हाँ? ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से बाहर यानी कि साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। तो ये कहाँ हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है इन साइटोप्लाज्म। आ रही है बात समझ में, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो रहा है। और सेल ग्रो कर रही है यानी कि साइटोप्लाज्म अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगेन हम दोबारा पढ़ते हैं कि सेल साइकिल को हमने 2 फेज में डिवाइड किया है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है, G1, S और G2 फेज में। G1 ये सारी ग्रोथ की है, ये सारी ग्रोथ कंडीशंस। यहाँ पर हमें सेल को डिवाइड नहीं करना है, हमें डिवीजन के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होती है वो यहाँ पर कर रहे हैं। प्रिपरेशन को भी हमने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, G1, S और G2 फेज के अंदर। G1 जो है इसको हम यहाँ पर क्या हो रहा है, G1 जो है मेटाबॉलिकली सबसे एक्टिव फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। RNA, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर क्या है, सबको प्रिपेयर किया जाता है, सबको यहाँ पर बनाया जाता है। किसके लिए, नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट फेज क्या है, सिंथेटिक फेज है। सिंथेसिस किसका हो रहा है, DNA रेप्लिकेशन हो रहा है और सेंट्रोसोम का हो रहा है। DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर DNA रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन DNA रेप्लिकेट हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। क्रोमोसोम नंबर सेम है, 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही है, लेकिन 46 तो है। यहाँ पर कैसा था देखो DNA, अभी हम आगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर DNA था इस फॉर्म में, यानी कि क्रोमोसोम है इस फॉर्म में है DNA। आ रही है बात समझ में। यहाँ DNA कैसे आ जाएगा, यहाँ DNA आ जाएगा इस फॉर्म में। कॉपी बन गई ना, इसकी कॉपी और एक इसकी कॉपी बन गई। क्या बन गई, इसकी कॉपी बन गई। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, 2C से क्या बन गया, 4C बन गए। आ रही है बात समझ में। तो DNA, अब देखो क्रोमोसोम नंबर तो वही है, सेम। क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुआ ना, क्रोमोसोम नंबर इज सेम। आ रही बात समझ में, ठीक है। लेकिन DNA का अमाउंट डबल हो गया, यहाँ पर जो DNA था उसका अमाउंट डबल हो गया, DNA का अमाउंट डबल हो गया। सेल यहाँ पर ग्रो कर रही है यानी कि साइटोप्लाज्म अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एस फेज के अंदर। ठीक है, रिमूव कर दो, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा देती हूँ अभी। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं G2 फेज की, कि G2 फेज क्या है। G2 फेज ये है गैप 2 फेज है। क्या कहेंगे हम इसे, गैप 2 फेज कह रहे हैं। और इसे हम क्या कह सकते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस से जस्ट पहले की है तो हम इसे कह सकते हैं प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में। सो अब यहाँ पर, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर DNA का अमाउंट कैसा होगा। यहाँ डिवाइड नहीं हो रही है सेल, अभी सेल तो M फेज में डिवाइड होगी। सेम ही रहेगा, सेम क्या रहेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4C ही रहेगा। यहाँ लिख देती हूँ सामने, 4C रहेगा। DNA अमाउंट इज रिमेन सेम। तो पूछा जा सकता है कि 4C अमाउंट कौन कौन सी फेजेस के अंदर होता है। तो एक तो S फेज में और G2 फेज के अंदर क्या हो जाता है,
जो डीएनए अमाउंट है वो क्या रहता है, 4C रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गैप टू फेज और प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब देखो हमने सिंथेसिस फेज के अंदर क्या किया था, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था और इसका एंड कहाँ हो रहा है, सेंट्रोसोम का जो रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। कंप्लीट द रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, यहाँ पर एप्लीकेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आ रही है बात समझ में। सो गैप 2 के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए तो अमाउंट सेम है और सेंट्रोसोम का एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ हुआ था, एस फेज के अंदर स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कहाँ हो रहा है, G2 फेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये बेसिकली कहाँ काम में आता है, ये स्पिंडल फाइबर बनाने में काम आता है। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड is formed, synthesized तो नहीं, is formed for spindle fiber। आ रही है बात समझ में। G2 फेज के अंदर इतना ही है, क्या है, G2 फेज में इतना ही है। ये डायग्राम, ये क्रोमोसोम बना लो ताकि तुम्हें याद रहे कि हमने क्रोमोसोम कैसे हैं, 4C अमाउंट में है अभी ये। और साथ में ये और बना लो छोटे से डॉट, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, जो कि सेंट्रोमियर के दोनों तरफ लगे हुए रहते हैं। दोनों तरफ, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, काइनेटोकोर्स। ठीक है, तो मैं यहां से इसको रफ कर रही हूं। अब देखो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेल साइकिल के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। सेल साइकिल में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। वन टाइप इज साइक्लिन, वन टाइप इज साइक्लिन प्रोटीन। हर स्टेज में बनते हैं, क्या है, हर स्टेज में साइक्लिन बनता है। दूसरा है सीडीके, क्या है, सीडीके प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज वो होता है जो फॉस्फेट को जोड़ता है। काइनेज क्या करता है, एड्स द फॉस्फेट। एज लगा हुआ है, ASE, इसका मतलब है कि दिस इज द एंजाइम। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये दोनों ही प्रोटीन जो हैं क्या करते हैं, रेगुलेट्स द सेल साइकिल। क्या करते हैं, ये दोनों ही सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं लेकिन NCERT में नहीं है। तो साइक्लिन और साइक्लिन पर ही डिपेंड काइनेज, उसे हम कहते हैं CDK प्रोटीन कहते हैं। एंड ये दोनों ही क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों ही सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये तो हो गई G1 फेज, दिस इज द S फेज एंड दिस इज G2 फेज और ये है M फेज। ठीक है, M फेज ये तो हो गई G1 फेज है, दिस इज द S फेज एंड दिस इज द G2 फेज है। अब देखो यहाँ पर
यहाँ से लेकर के, हाँ, यहाँ तक, इसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरफेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंटरफेस कह रहे हैं। एंड दिस इसे हम क्या कह रहे हैं? एम फेस। ठीक है। अब यहाँ पर एम फेस जो है, एम फेस अभी हम पढ़ेंगे, इसको रफ कर दूं? ठीक है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं जीवन में क्या हो रही है। यहाँ तीनों ही जगह क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर ग्रोथ तो क्या हो रही है? कंटिन्यू, ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। प्रिपरेशन फॉर एस फेस। ठीक है। एस फेस के अंदर क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो हम डीएनए के रेप्लिकेशन को इस तरह से बता सकते हैं कि दिस इज द डीएनए, और इससे डीएनए डबल हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे हो रहा है, डीएनए डबल अमाउंट हो गया ना, एक और दो कॉपी बन गई। ठीक है। अगेन यहाँ पर अगेन यही डीएनए क्या है? डबल अमाउंट में है। क्या है? डबल अमाउंट के अंदर है। और यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइटोसिस की प्रिपरेशन। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ क्या हो रहा है? सेंट्रोसोम भी क्या हो रहा है? रेप्लिकेट यहाँ पर हो रहा है। सो यहाँ पर दो सेंट्रोसोम बन जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और ये है एम फेज। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एम फेज क्या है। इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज, रुक जाओ। एम फेज क्या है? इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है एम फेज? इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब है कि इक्वली किसी चीज़ को डिवाइड किया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। इसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द न्यूक्लियर डिवीजन एंड द सेकेंड इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सबसे पहले एक पूरी सेल है, उस सेल के अंदर सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। और जो उस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और साइटोप्लाज्म जो है, अगर किसी को नहीं पता तो ये सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इसके बाहर जो प्रेजेंट है दैट इज अ साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब न्यूक्लियर का डिवीजन होता है तो हम उसे कहते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कैरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियन कहते हैं। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो कैरियन क्या है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर क्या नाम रखा है? कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियो यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर डिवीजन। इट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर डिवीजन, और इसे हम कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। इसे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे वो देखना, तो वो बंद तो नहीं हो गया वीडियो? कितना है? 44, 6 मिनट है। ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस जो है, इट इज़ अ वेरी मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल। ये सबसे ड्रामेटिक फेज है एम फेज।
इसमें बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा, किसका, न्यूक्लियस का बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा। कभी ये पतले हो जाते हैं क्रोमोसोम, कभी छोटे हो जाते हैं, फिर कभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो कभी अलग हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ड्रामा देखने को मिल रहा है। सो कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिविजन, एंड न्यूक्लियर डिविजन को हमने पढ़ने के लिए क्या किया है, समझने के लिए हमने इसे पर्टिकुलरली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। वैसे तो कैरियोकाइनेसिस है क्या, ये बहुत ही कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है। ये क्या है, इसमें डायनामिक प्रोसेस है, इसमें क्लियर कट कोई फेज नहीं है ना भाई। हम देखते हैं ना कोई क्लियर कट कोई डिविजन, हम देखते हैं कि एक फेज स्टार्ट हुआ फिर वो फिनिश होगा, देन कोई सेकंड स्टेप होगा, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि हाँ अब मैं खत्म हो, ये स्टेज खत्म हो गया, चलो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, ये खत्म हुआ तो ये तीसरा स्टार्ट है। तो हम इसमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा स्टेज कहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन हमने क्या करा, कुछ स्पेसिफिक हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली। हमने माइटोसिस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्या देखे, फिनोमिना देखे, कुछ ऐसा ड्रामा देखा और उसको उसके बेस पर नाम दे दिया। क्या कर दिया कि जब ये चीज दिखे तो कह दो प्रोफेज है, अगर ये चीज दिखे तो कह दो मेटाफेज है, ये चीज दिखे तो कह दो एनाफेज है, फिर कह दो टीलोफेज है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर कितने टाइप का हो गया, ये हो गया 4 टाइप्स का स्टेजेस हो गया। द फर्स्ट इज प्रोफेज, द सेकंड इज मेटाफेज, एंड द थर्ड इज एनाफेज, एंड द फोर्थ इज टीलोफेज है। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर ये है एम फेज, तो सबसे पहले G2 खत्म होते ही सबसे पहले क्या आएगी, एम फेज, इसे हम कहेंगे प्रोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी होती है, देन आती है मेटाफेज, देन आती है एनाफेज, फिर आती है टीलोफेज, एंड देन आती है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देते हैं, और देन आता है फिर होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो ये तो क्या था, प्रोफेज से लेकर के यहां तक, इसे तो हमने क्या कहा, कैरियो, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियो काइनेसिस, एंड दिस इज द साइटोकाइनेसिस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, दिस इज द G1 स्टेज। ये G1 स्टेज जो है, यहाँ पर अगर कुछ सेल्स जो है डिवाइड होना बंद कर दे तो वो एग्जिट कर जाती है, कहाँ, इसे हम कहते हैं G0 स्टेज। वो आगे फर्दर प्रोसीजर नहीं करती है। और मैंने कल बताया था कि यहाँ पर क्योंकि G1 स्टेज में ही एग्जिट हो सकती है, उसके बाद एग्जिट होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एस फेज में तो ऑलरेडी डबल अमाउंट हो चुका है डीएनए का, और अगर वो एस फेज में जा चुकी है दैट मीन्स वो डिवीजन तो होकर ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज द G0 स्टेज, जिसे हम क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं। नो डिवीजन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन यानी कि वो सारे काम करेगी, अपने आप डिफरेंशिएट भी होगी, यानी कि वो एक स्पेसिफिक फीचर, एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगी, अटेन करेगी, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ लिख लो, दिस इज द प्रोग्रेसिव स्टेज, प्रोग्रेसिव फेज, प्रोग्रेसिव फेज। कैरियोकाइनेसिस क्या है, प्रोग्रेसिव फेज है, और इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन भी कह रहे हैं। ठीक है, सो अब हम इसके बाद कल हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, क्योंकि हमें ये डायग्राम ही समझ में आएगा। अगर हमें डायग्राम्स याद हो गए हो क्या रहा है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब हम इसको कल स्टार्ट टू फिनिश करेंगे, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर समझ में आ गया?